बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नईम और आईसीटी की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एलएलबी पार्ट वन के सेमेस्टर वन में आईसीटी एक सब्जेक्ट है और वहां पर कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं या प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में भी डिटेल्स हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंपोनेंट है, एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बारे में है। इसको अपने गौर से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। बहुत ही आसान है और इजी है, लेकिन अगर आप तवज्जो देंगे तो। ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये बेसिकली इस्तेमाल होती है कैलकुलेशंस के लिए। अकाउंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जहाँ भी आएंगे वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप बैंकिंग के निज़ाम को देखें तो सारा कैलकुलेशन से मुतल्लिक है। कोई डेबिट हो रही चीज़, कोई क्रेडिट हो रही है, यानी पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो या कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ज़कात कैलकुलेट करनी है, या किसी पर कोई टैक्स कैलकुलेट करना है, तो सारी कैलकुलेशंस जितनी भी होंगी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होंगी। कैसे होंगी अभी हम देखते हैं। इसके अलावा अगर किसी जगह आप कोई इन्वेंट्री सिस्टम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ कुछ चीज़ों की तादाद मौजूद है और वहाँ पर आपने कुछ देखना है कि कुछ चीज़ गई कितनी है, आई कितनी है, या एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड रखना है, उनकी सैलरीज बनानी है, या कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स बनाने हैं, उनकी परसेंटेज बनानी है। इस तरह की जितनी भी कैलकुलेशंस जो नंबर्स पे होंगी, जब भी इस तरह का कोई काम होगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको काम करना पड़ेगा। तो जल्दी से अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी स्क्रीन आपको बाहर नज़र कैसे आती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखें आप तो आपको थोड़ी देर में स्क्रीन यहाँ नज़र आ जाएगी और स्क्रीन पर अगर आप देखें तो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर आपने इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास ली हुई है तो उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ों का तारुफ करवाया था कि बोल्ड क्या होता है, टैलिक क्या होता है, फ़ॉन्ट क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है, जो हमारी ये होती है अलाइनमेंट वो क्या होती है, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। तो वो चीज़ें हम नहीं करेंगे, वो सेम है। ये जितनी भी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड हैं, चाहे वो पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें ये सब चीज़ें कॉमन हैं, एक जैसी हैं। तो इसलिए उसको छोड़ के हम आगे चलेंगे जो बिल्कुल स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मतलब चीज़ें हैं। याद रखें उसका मेन्यू ऑलमोस्ट उस तरह का मिलता जुलता ही है, लेकिन अब इसमें तब्दीली क्या है। इसमें आप देखें सबसे टॉप पर आपको नज़र आएगा ABCD, और यहाँ पर ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो ग्राफ पेपर जिस तरह होता है ना उस तरह की ये चीज़ें डिवाइड की हुई है। अब ये जो ए है या बी है ये कॉलम्स कहलाते हैं, यानी ए कॉलम है वन, बी कॉलम टू, सी कॉलम थ्री, इस तरह से। और रोज़ भी साथ लिखी हुई, अगर आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ है। और अगर मैं आपको इंडिकेट भी कर दूं तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट भी करके दे रहा हूँ, ये इसकी रोज़ हैं। यहाँ पर ये सीधी लाइन नहीं लगी लेकिन आप समझ लें। और ये जो टॉप पे है ये इसके कॉलम्स हैं। अब आपने एक चीज़ समझनी है, अगर वो चीज़ समझ गए तो आपको समझ लें सारी एक्सेल ही समझ आ गई। तो ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं इसके आपने देखना होता है कि जो सेल्स हैं इसका लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, वो कैसे। मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है, यहाँ पर मैंने हल्का सा ड्रॉ कर लिया। अगर आप गौर करें तो इस बॉक्स का कॉलम नंबर है सी, ये देखिए, और रो नंबर है यहाँ पर 5, ये देखें। तो हम कह सकते हैं कि इसका एड्रेस जो है वो सी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आराम से माउस से, ये हम कहेंगे ये इसका एड्रेस है C5। बिल्कुल ये अपने गौर से समझना है, ये अगर समझ आ गई तो सारी एक्सेल आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर अब ये ई है यहाँ पर, ये देखें, और यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये वाला, इसका कॉलम नंबर है ई, और अगर हम इसकी रो देखें फर्ज करें तो ये है यहाँ पर 9। तो हम कह सकते हैं इसका एड्रेस है E9 यहाँ पर। और क्यों ज़रूरत पड़ती है ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो ये एड्रेस का कॉन्सेप्ट आपने पहले समझ लेना है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये चीज़ें कहाँ काम आती हैं और क्या कैसे काम आती हैं और क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। पहले मैं इसको सारे को यहाँ पर एक दफ़ा अरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो हाईलाइट हुई थी, अब आपने देखना जहाँ अगर आप स्क्रीन पे क्लिक कर दें किसी भी जगह पर, इस वक्त यहाँ पर एक बॉक्स नज़र आ रहा है और ये डार्क नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो उसको माउस से भी क्लिक करके किसी और जगह ले जा सकते हैं, या एरो कीज़ का कीबोर्ड से इस्तेमाल करके आप इसको किसी भी लोकेशन में ले जा सकते हैं। इस बॉक्स का काम क्या है, क्योंकि जहाँ ये बॉक्स होगा आपकी टाइपिंग वहाँ पर होगी। फ़र्ज़ करते हैं मैं इसको शुरू में लेके आता हूँ, यानी A1 पे लेके आता हूँ। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम्स, तो ये देखिए यहाँ पर उसकी टाइपिंग हो रही है। नेक्स्ट कॉल में जाने के लिए या तो मैं क्लिक कर दूंगा
और या मैं कीबोर्ड से एरो कीज का इस्तेमाल करूंगा। फर्ज करें मैं यहाँ लिख देता हूँ मैथ्स, एरो की से आगे जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश, और आगे जाके मैं फर्ज करते हैं लिख देता हूँ यहाँ पर उर्दू। ये मैंने लिखा, सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे, और यहाँ मैं टोटल करना चाहता हूँ यहाँ पर। अब जहाँ ये हमारा पॉइंटर होगा वहाँ पर हमारी टाइपिंग होगी, याद रखना है। वक्ती तौर पे मैं यहाँ एक मार्क्स शीट बना रहा हूँ जिसका हम टोटल करेंगे। अब नेम में दो तीन फर्जी लिख देता हूँ, अली, आयशा, नासिर, फातिमा। अब मैं 100 में से इनके कुछ मार्क्स लिखना शुरू करता हूँ। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ शुरू में थोड़े मार्क्स लिखूंगा ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। 5 नंबर में मैथ में लिखता हूँ, और इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ 10, और उर्दू में मैं लिख देता हूँ 15। दूसरों के तो मैं कुछ मुख्तलिफ लिख देता हूँ सबके, और यहाँ पर मैं एक फ़र्ज़ी नंबर लगा के 100 में से फिलिंग कर देता हूँ, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नंबर लगा के यहाँ पर। ये ज़ाहिर है हम एक छोटी सी। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको नज़र आएगी, फ़र्क आएगा कि जब हम कोई अल्फ़ाबेट्स टाइप करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक सेल के अंदर लेफ़्ट साइड पे होते हैं। जब हम कोई न्यूमेरिक चीज़ टाइप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट साइड पे होते हैं। आप चाहें तो इन सब को सिलेक्ट करके, ऊपर ये अलाइनमेंट है तो आप इनको सेंटर में कर सकते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो ये ज़रूरी नहीं, बहरहाल आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बॉक्सेस हैं, ये जब आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रिंट भी हों तो आपने एक दफ़ा इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करना है? माउस के जरिए ड्रैग करना है, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारा बॉक्स लगाने का एक होता है, बॉर्डर लगाने का, तो आप इससे लगा सकते हैं। ये आपको थोड़े से गहरे गहरे नज़र आ रहे हैं, मैं इसको जूम करके देता हूँ आपको ताकि आपको आसानी से ये नज़र आए। ये देखें। अब यहाँ पर देखें, जो डार्क आपको नजर आ रहे हैं बॉर्डर्स, जब आप प्रिंट करेंगे कागज पे तो ये प्रिंट होंगे। जो लाइट कलर में है, ग्रे कलर से बॉक्सेस बने, वो प्रिंट नहीं होंगे जब आप पेपर पे प्रिंट करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़, अगर आपको किसी वजह से जगह कम या ज़्यादा चाहिए हो तो आप उसको बढ़ा और घटा भी सकते हैं। कैसे? आपने माउस के पॉइंटर को गौर से देखना। ये मैं कीबोर्ड से माउस का, सॉरी, माउस से पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, ये प्लस का निशान सा बना हुआ है। अगर आप देखें तो प्लस का निशान बना हुआ है। अगर आप उसको कॉलम्स पर लेके जाएंगे, ये गौर से सुननी है आपने मेरी बात, कॉलम्स पे लेके जाएंगे, और जब दो कॉलम्स का एक बॉर्डर होगा, अगर उस पर खड़ा करेंगे आप उसको, तो ये देखिएगा, ये इसका निशान जो है ब्लैक कलर में डबल एरो साइड पर आएगा। यानी लेफ्ट एरो भी नज़र आ रहा है, राइट एरो भी नज़र आ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, जब यहाँ ये एरो बन जाए तो कीबोर्ड से, सॉरी, माउस से अगर आप लेफ्ट बटन को प्रेस रखेंगे तो ड्रैग करेंगे तो ये इसका कॉलम आप चौड़ा या छोटा कर पाएंगे। अगर आपको ज़रूरत हो आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल देखें दोबारा, मैं ए और बी में से बी के कॉलम को अगर बड़ा करना चाहता हूं तो मैं अपना पॉइंटर, माउस का पॉइंटर जो है वो ए, बी और सी के बॉर्डर पे ले जाता हूं, और दरमियान में जहां लाइन है जब वहां खड़ा करूंगा तो एक प्लस सा निशान सा नज़र आएगा एरोज वाला, इसको आप खींच के बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये ज़रूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं। और यही टेक्निक रॉ में भी है, आप किसी भी रॉ को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसी तरह पहले हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, अगर आप देख लें तो अच्छी बात है। यहाँ पर हम किसी कलर फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मैंने रेड कर दिया। अगर आप चाहें तो हेडिंग्स को इस तरह कर दें। अगर आप इसकी बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना चाहें तो ये बैकग्राउंड का कलर भी आप लगा सकते हैं जिस तरह का आपको सही लगे। ये मैंने वैसे ही वक्ती तौर पे इसकी फॉर्मेटिंग कर दी, ज़रूरत होती नहीं है, आपको सिर्फ सिखाने के लिए। अब जो मेन चीज़ सीखनी है वो मैं आपको सिखाने लगा हूं। देखिएगा, जैसे हम कैलकुलेटर में कुछ चीज़ जमा, प्लस, मनफी जो भी करते हैं कर सकते हैं, इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर में कैसे करते हैं? अगर आपको मैं कहूँ कैलकुलेटर पे 5, 10 और 15 को जमा करें तो ज़ाहिर आप पहले लिखेंगे 5, फिर आप प्लस का बटन दबाएंगे, फिर 10 टाइप करेंगे, फिर प्लस का बटन दबाएंगे, और फिर 15 टाइप करेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन आपको मैं यहाँ बताऊँ एक चीज़ फिर गौर से याद रखनी है कि अगर एक्सेल के अंदर आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको इक्वल साइन को प्रेस करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर इक्वल साइन प्रेस करेंगे, ये देखिए इक्वल का साइन आ गया। इसका मतलब है कंप्यूटर को पता लग गया कि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन होगी, यहाँ पर कोई फार्मूला लगेगा, यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5, बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह, ये सेम कैलकुलेटर की तरह स्वाई इक्वल साइन हमने प्रेस किया। उसके बाद प्लस का निशान दबाया, यहाँ पर प्लस का निशान भी आ गया, फिर मैंने 10 टाइप कर दिया, और फिर प्लस का निशान लगाया, और फिर 15 टाइप कर दिया। और जैसे कैलकुलेटर पर इक्वल का प्रेस करते हैं, यहाँ कंप्यूटर पे एंटर का होता है निशान, हम एंटर के निशान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आंसर आ चुका है उसका 30। अब यहाँ पर ये देखें, आंसर दुरुस्त है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्यों? मिसाल के तौर पे 5 की जगह हमारे पास यहाँ पर 20 नंबर होते,
तो ये देखिए टोटल तो फिर भी 30 ही आ रहा है, जो कि गलत है। यानी कैलकुलेटर पर आपको बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है अगर आप यही वाला तरीका इस्तेमाल करें तो। यहाँ पर एक्सेल के अंदर एक ऐसा तरीका है कि अगर आप एक दफ़ा वो अप्लाई कर दें तो आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी किसी चीज़ को चेंज करें, खुद ब खुद कैलकुलेशन जो है वो तब्दील होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेल का, इसको आपने बहुत ही तवज्जो और गौर से सुनना है। कैसे? पहली बात, ये आपने 20 जहाँ देखे लिखा हुआ है, इसका मैं आपको दिखाने के लिए इसका कलर जो है मैं चेंज करने लगा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये मैंने ग्रीन कलर का कर दिया। आप अपने अपने जहन में सोचें कि इस ग्रीन कलर वाले सेल का एड्रेस क्या है, अभी जो मैंने समझाया था आपको। अगर आपने जहन में सोच लिया है तो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसका कॉलम है बी और रो है 2, तो इसको हम कहेंगे इसका एड्रेस है B2। ठीक है जी, याद रखना है आपने। तो यहाँ पर याद रखें B2 कहना है आपने, 2B कहेंगे तो वो गलत होगा। इसी तरह जहाँ 10 लिखा है इसका मैं कोई कलर चेंज कर देता हूँ, फर्ज करते हैं मैं इसका यहाँ ब्लू कर देता हूँ। और इसका एड्रेस अपने जहन में सोचें। अगर आपने ये सोचा है कि इसका कॉलम है C और रो है 2 और इसका एड्रेस है C2, तो फिर बिल्कुल आपने दुरुस्त सोचा है। इसी तरह तीसरे का आपने यहाँ पर, इसका मैं कलर वैसे ही आपको दिखाने के लिए कुछ येलो सा कर रहा हूँ, इसका है D2। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ टोटल हम दोबारा करेंगे। मैंने बताया था कि जब भी कैलकुलेशन करनी है ये चीज़ नहीं भूलनी कि सबसे पहले आपने इक्वल साइन लगाना है। इक्वल साइन लगाने के बाद बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह हमने 20 लिखना है, लेकिन अब यहाँ 20 नहीं लिखेंगे, बल्कि 20 का सेल एड्रेस लिखेंगे, जिसको हम कहेंगे ये B2 है। तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ B2। ये चाहे आप कैपिटल में टाइप कर लें, स्मॉल लेटर्स में टाइप कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद उसी तरह प्लस का निशान दबाएंगे हम। और उसके बाद C2 यानी 10 को हमने ऐड करना है, तो हम C2 लिखेंगे। याद रखें 2C लिखेंगे तो गलत होगा। इसके बाद तीसरी आइटम यानी 15, वो है D2। सिर्फ फ़र्क हमने ये किया है कि जब हमने अमाउंट लिखने की बजाय हमने उनके सेल के एड्रेस लिखे हैं, जो भी मैंने आपको समझाए थे। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, टोटल अभी आपके सामने ये है 45, जो कि दुरुस्त टोटल है। अब फ़र्क क्या हुआ, हमने पहले नंबर लगाए थे तो टोटल गलत हो गया था। अब देखते हैं, जैसे फ़र्ज़ करते हैं हमारा 20 है, 20 की बजाय अगर 5 कर देंगे, आप देखें टोटल खुद ब खुद उसी वक्त एक लम्हे के अंदर हो जाएगा। मैं इंग्लिश के नंबर भी 5 करने लगा हूँ, तो ये देखें उसी वक्त टोटल चेंज हो गया। उर्दू के भी 5 करने लगा हूँ, उसी वक्त टोटल चेंज हो गया। अब कोई बड़ी अमाउंट भी होती, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ 63 होता, फ़ौरन चेंज होता। 72 होता, फ़ौरन चेंज हो जाता। और यहाँ पर अगर 69 होता तो फ़ौरन से आपका टोटल जो है वो चेंज हो जाता। अब हमें बार बार टोटल करने की ज़रूरत नहीं रहती। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा करवाने लगा हूँ। और एक ज़रा यहाँ दोबारा समझ लें। अब 34 के लिए 34, 43 और 65 को हम प्लस करेंगे, तो सबसे पहले इक्वल साइन अपने अपने जहन में इसको सोचें। सबसे पहले हमने 34 को रखना है। 34 का एड्रेस इस वक्त है B कॉलम है और 3 रो है, तो हम इसको कहेंगे B3। उसके बाद प्लस का निशान देंगे हम। और उसके बाद 43 को डालना है, 43 C कॉलम में है, वहाँ पर हम लिखेंगे C3। और फिर प्लस का निशान देंगे, आखिर पर है D और 3 यानी 65 को हमने करना है, तो D3। तो यहाँ पर ये जहन में रखें कि हमने यहाँ पर एक फार्मूला पुट कर दिया। जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, जो भी इसका टोटल होगा वो यहाँ आ गया। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये दुरुस्त है या गलत है, ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। अगर आप चेक करने के लिए यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं मैं कोई फ़र्जी अमाउंट दे रहा हूँ, तो देखें फ़ौरन से चेंज हो रहा है। अगर आप कोई भी अमाउंट चेंज करते हैं, ये 100 में से करना है, हम थोड़ा कम करते हैं, कोई भी अमाउंट लिखेंगे तो फ़ौरन से चेंज होता रहेगा। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप 50,000 बच्चों का एक साथ कर रहे हैं टोटल, तो आपका एक ही दफ़ा में टोटल हो सकता है। और मज़े की बात यह है कि अगर नीचे की तरफ कितने भी आपके एड्रेस हों, कितने भी बच्चे हों, सिर्फ आपने ये माउस का पॉइंटर यहाँ रखना है। और अगर मैं आपको यहाँ एक हाईलाइट करने लगा हूँ निशान, यहाँ पर आपने गौर से देखना, इस कॉर्नर को देखिएगा आप, ये जो मैंने यहाँ पर दायरा लगाया है, इस कॉर्नर को आपने देखना है। तो इस कॉर्नर पे जाके जब मैं इसका पॉइंटर रखूंगा तो हमने देखना है गौर से कि क्या होता है। इसमें हम छोटा सा बिल्कुल एक स्क्वायर का निशान है, बिल्कुल छोटा सा। आपने माउस का पॉइंटर यहाँ लेके आना है और इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आना है। इससे क्या होगा, आपके तमाम सेल्स के अंदर फार्मूला लग जाएगा। अगर आपके 1020 स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ ड्रैग करके उसको नीचे की तरफ ले जाएं, तो 1000 स्टूडेंट्स में ही ये सारा कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए इसलिए बताई जा रही हैं कि आपने फार्मूला कहीं भी लगाना हो तो तरीकाकार यही इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। ये किसी का ना माइक्रोफोन डिस्टर्ब कर रहा है, इसको प्लीज़ बंद करें। बाकियों को भी डिस्टरबेंस हो रही है।
शुक्रिया। तो इस तरीके से जितनी चाहे हम फार्मूलाज पुट कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने प्लस ही करना होता है, हम माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ पर कोई एक अमाउंट लिखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 5। और अब इसी को अगर हम नीचे की तरफ भी फिल करना चाहें सेलेक्ट करके, बिल्कुल उसी तरह आप ड्रैग करेंगे तो ये देखें नीचे की तरफ वही फिल हो जाता है। अब यहाँ पहले में हम करेंगे प्लस, दूसरे में हम करेंगे माइनस, तीसरे में हम करेंगे मल्टीप्लाई, चौथे में हम करेंगे डिवाइड। ऐसे कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हम करेंगे आखिर पे अपना, लेकिन याद रखना है आपने कि इनके सेल एड्रेस क्या हैं। आप चाहें तो इसको अलाइनमेंट यहाँ से ऊपर से कर सकते हैं। सेल एड्रेस है जी ये C13, यहाँ पर याद रखें C13 है, और ये है D13। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल का निशान, C13 प्लस D13, तो ये दोनों जो है आपस में जमा हो जाएंगे। अब हमने करना है माइनस, यानी C14 ये वाली अमाउंट जो है इसमें से ये माइनस करनी है। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू C14, अब माइनस का निशान देंगे बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह, और साथ D14। तो ये देखें जी, यहाँ अलाइनमेंट में कर देता हूँ एक दफ़ा, और ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये देखें माइनस हो के 25 में से 5 माइनस हो गए तो 20 आंसर आ गया। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए याद रखिएगा जो अस्टेरिक साइन होता है वो यहाँ इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में। सबसे पहले इक्वल साइन नहीं लगाना भूलना आपने, C15 और मल्टीप्लाई बाय D15। ये जी, यहाँ गौर कीजिए। अब जब आप फार्मूला लगा रहे होते हैं तो जिस एड्रेस को आप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर खुद ब खुद उस सेल का जो एड्रेस है उसको हाईलाइट करता है। मैं मिसाल देने लगा हूँ। अगर हमने 25 को जमा मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 25 को उसने ब्लू किया, और अगर आप अपने फार्मूले में टाइपिंग देखेंगे तो ब्लू कलर में C15 लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो वाला सेल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अगर आप 5 की बात करें तो वो D15 है, तो यहाँ रेड कलर में है, और वो भी रेड कलर की आउटलाइन लगा के उसने D15 वहाँ लिख दिया। अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में उन्होंने आंसर उसका दे दिया। इसी तरह अगर हम डिवाइड करेंगे इज इक्वल डालेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे C16। जो हमने C16 टाइप किया वो हाईलाइट हो गया उस ब्लू कलर में। डिवाइड के लिए यहाँ स्लैश इस्तेमाल होता है, और उसके बाद D15 इस तरह से। तो इस तरह क्या होगा, अब 15 नहीं सॉरी 16, क्योंकि उसने गलत हाईलाइट किया। ये देखें अब वो क्या करेगा, 25 को 5 पे तकसीम कर देगा। तो ये देखें आपका आंसर आ गया। जो ही आपने 5 की बजाय कुछ और लिख दिया, फर्ज करें मैं 2 2 2 2 करता हूँ, सब कुछ खुद ब खुद चेंज हो गया। अगर मैं करूँगा 3, तो ये देखें उसके हिसाब से सारा कुछ चेंज हो गया। और अगर आपका डिवाइड करने के बाद डेसिमल प्लेसेस में आंसर आ रहा था, तो उसने वो भी दे दिया। तो ये है फार्मूला लगाने का तरीका, कि आप एक्सेल के अंदर फार्मूलाज को कैसे लगा सकते हैं। इसमें और भी बेशुमार काम है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आप इसको करके देखें। इसी तरह बिल्कुल आप समझ लें कि ये एक, जिस तरह आपकी एक नोटबुक होती है, बिल्कुल उस तरह की एक शीट है जिसमें बहुत सा काम कर सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड बहुत सारी रॉज हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं जो आप मूव कर सकते हैं दाएं बाएं जाके। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको, जैसे एक कॉपी का पेज होता है, अगर आपको मज़ीद कुछ लिखना तो नया पेज चाहिए होता है, बिल्कुल इसी तरह चाहें तो आप नई शीट भी ले सकते हैं। अगर आप, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखा होता है शीट 1, ये देखें। इसका मतलब ये आपका पेज नंबर 1 है, यूँ समझ लें इसको। जो आपकी एक्सेल की फ़ाइल होती है वो वर्क बुक कहलाती है, जैसे नोटबुक होती है ना आपकी, उसी तरह ये वर्क बुक है। और उसके अंदर, नोटबुक के अंदर एक शीट होती है, पेज होता है। इसी तरह इसमें शीट 1 शीट 2 शीट 3 हो सकती हैं। अगर आपको शीट ज़्यादा चाहिए तो यहाँ देखिए प्लस का एक निशान बना होता है, आपने इसको सिर्फ क्लिक करना है तो आपकी एक नई शीट आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं इस प्लस के निशान पर क्लिक करूँगा तो देखें बॉटम पे आपको शीट 2 भी नज़र आएगी। ये देखें मैं क्लिक किया तो एक नई शीट आपके सामने बन जाएगी। ये देखें जूम, मैंने खुद इसको जूम आउट जो है राइट साइड पे बिल्कुल बॉटम पे प्लस और माइनस का निशान होता है, उससे आपको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं। तो ये शीट 1 है जिसमें हमने पहले काम किया हुआ है, ये शीट 2 है। और इसी तरह इसमें बहुत सारा आप काम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर हम छोटी सी एक सैलरी शीट बनाते हैं, जल्दी से जैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं एम्प्लॉई नेम, यानी एम्प्लॉई का नाम लिख दिया। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो आप बिल्कुल कॉलम को बड़ा कर लें। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं हम सैलरी,
ठीक है, सैलरी आ गई। इसके बाद यहाँ पर हम उसके कहते हैं एब्सेंट, जितनी उसकी एब्सेंट होंगी उसके मुताबिक डिडक्शन करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको करके पहले दिखाता हूँ। फर्ज करते हैं एक एम्प्लॉई है, उसका नाम है नासिर, और आपको आसानी से समझने के लिए मैं उसकी सैलरी सिर्फ 3,000 रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि अब पता लग जाएगा कि 3,000 होगी तो 30 दिन होते हैं नॉर्मली महीने के अंदर, और 100 रुपया उसकी डेली की सैलरी होगी। तो हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? अगर एब्सेंट एक है, ये देखें, ये देखें, एक दिन की सैलरी कैसे निकालेंगे पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं, बल्कि डिटेक्शन हम आगे कर देते हैं। और इसको मैं डिटेक्शन को आगे लिख देता हूं, और यहां मैं लिख देता हूं पर डे सैलरी। और अगर ये लंबा हो जाए कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैं सेंट्रल लाइन भी कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। और हेडिंग का मैं कलर चेंज करने लगा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ये जी देखें, अब हमने पर डे सैलरी निकालनी है। अब देखें, एक बंदा 3,000 रुपया सैलरी ले रहा है, आप खुद से भी सोच रहे हैं ना, तो एक दिन की सैलरी कितनी होगी? 100 रुपया। किस तरह पता लगे? जब आप टोटल सैलरी को 30 पर तकसीम करेंगे तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू, अब आपने 3,000 नहीं लिखना, याद रखिएगा, बल्कि उसका एड्रेस लिखना है, वो है B2। तो आप यहाँ लिखेंगे B2, आपको इंडिकेट भी कर दिया गया कि ये वाला सेल इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद डिवाइड 30, 30, 30 महीने हैं, तो चूंकि ये महीने 30 ही होते हैं, नॉर्मली 31 का भी होता है, आप चाहें तो 31 लिख लें, 28 लिख लें, जो भी महीना हो। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक दिन की सैलरी निकल आएगी। आप देखें, अगर किसी की सैलरी 6,000 होगी तो एक दिन की सैलरी 600 लिख दिया मैंने, 20 रुपये हो गई। 6,000 होगी तो खुद ब खुद ही वो 200 हो जाएगी। अगर किसी की सैलरी फर्ज करें 50,000 होगी तो खुद ब खुद उसकी सैलरी पर डे जो है ये वाली निकल आएगी। तो मैं इसको छोटी अमाउंट करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 3,000 मैंने रखा तो पर डे सैलरी 100 रुपया हो गई। अब हमें चाहिए यहाँ डिडक्शन, यानी जितनी वो बंदा छुट्टियां करता है उतनी ही सैलरी उसमें से काटनी है। पहले डिडक्शन कैसे करेंगे? एक दिन की सैलरी है 100 रुपया, अगर उसने एक छुट्टी की है तो 100 रुपया ही कटनी चाहिए ना। तो अगर 2 दिन की छुट्टी करता है, ये देखें, तो 2 दिन की कटनी चाहिए। कैसे कटेगी? जो भी आपकी पर डे सैलरी है उसको नंबर ऑफ एब्सेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। पर डे सैलरी आपने याद रखना है, आपकी यहाँ पर है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी आए। ये 100 है, और एब्सेंट जो है ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये वाली दो। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इधर लिखेंगे इज इक्वल टू, 100 का एड्रेस क्या है, यानी 100 का एड्रेस है D2। तो यहाँ आप लिख सकते हैं D2 मल्टीप्लाई बाय, और 2 के साथ वो है C2। अच्छा, याद रखिएगा ये, चाहे आप C2 × D2 कर लें या D2 × C2 कर लें, उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे पहले वाला एड्रेस पहले ले आएँ, दूसरे वाला ले आएँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, अब देखने के लिए कि क्या किसी बंदे ने कोई छुट्टी नहीं की तो उसकी कोई डिडक्शन होगी? नहीं होगी। अगर कोई बंदा एक छुट्टी करता है तो 100 रुपये डिडक्शन है, 2 करता है तो 200 रुपया है, 5 करता है तो 500 रुपया। तो ये डिडक्शन इतनी अमाउंट होगी। अब उसके बाद हमने नेट सैलरी भी निकालनी है कि नेट सैलरी कितनी होगी। ठीक है जी, नेट सैलरी कैसे निकलेगी कि जो एक्चुअल अमाउंट है, यानी ये वाली, मैं इसको ग्रीन कलर में कर रहा हूँ, जो ग्रीन कलर में अमाउंट है उसमें से ये 500 यानी डिडक्शन, कटौती, वो माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू ग्रीन कलर की अमाउंट यानी 3,000 B2, उसमें से माइनस 500 रुपया यानी डिडक्शन, वो है E2। ये देखें, तो इस तरह आपकी सैलरी निकल आएगी। ये देखें, इसका सैलरी बंदे को 2,500 मिलेगी। अगर एक बंदा है उसकी सैलरी 3,000 रुपया है, 5 उसने छुट्टियां की हैं किसी वजह से, और उसकी पर डे सैलरी चूंकि 100 रुपये बनती थी तो 500 रुपये की डिडक्शन होगी, 2,500 रुपये उसको सैलरी मिलेगी। अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा होती, फ़र्ज़ करें किसी की 75,000 सैलरी है, अब उसने एक छुट्टी कर ली है अगर, तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी महीने बाद? 72,500 रुपया। 2,500 रुपया उसकी डिडक्शन होगी। अगर उसने छुट्टियां किसी वजह से 6 कर ली हैं तो उसको सैलरी जो है 60,000 मिलेगी, 15,000 रुपये उसमें से कटौती होगी। और अगर मैं इसको बिल्कुल छोटी अमाउंट करके आपको दिखाता हूँ कि अगर उसकी 300 रुपया सैलरी होती, तो ये देखें, एक दिन की छुट्टी जो है उसको वो पड़ती 10 रुपये की, और ये देखें, आप हिसाब लगा रहे हैं ना खुद ही, तो 290 रुपये सैलरी मिलती है। ये मैंने छोटी अमाउंट इसलिए लगाई है कि आप खुद ज़ुबानी कैलकुलेशन कर सकें। तो इस तरह जब आप ये कर लें, एक दफ़ा ये आपने फार्मूला अप्लाई अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप चाहे 1,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 2,000 एम्प्लॉयज़ हैं, आपने सिंपल क्या करना क्या है कि यहाँ से पकड़ के उसको खींच के कॉपी कर लेना है। ये सब चीज़ें आप कॉपी कर सकते हैं,
ये देखें, आप इसको खींच के इस तरह से ड्रैग करें तो ये कॉपी हो जाती हैं। और इनके अमाउंट आप बेशक चेंज कर दें, ये देखें, किसी की कुछ सैलरी है, किसी की कुछ सैलरी है, उस हिसाब से ये कैलकुलेशन होती रहेगी। तो इस तरह हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, समझना है, और कोशिश करनी है कि इसको आपने प्रैक्टिकली करके देखना है। ये फार्मूलाज ही हैं, अगर आपने इनको जहन में बिठा लिया तो पूरी एक्सेल आपको समझ आ जाएगी। इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आपने करके देखना है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए, कोई चीज़ समझना है, तो नीचे कमेंट करके पूछें, हम इंशाल्लाह ताला बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।